आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर 1992 की याद आ जाती है। 6 दिसंबर की बात करते हैं, जबकि आज ही के दिन अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का निर्माण भी हुआ था। उसके पहले उसको भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता था, लेकिन शायद 6 दिसंबर उसी को ध्यान में रख करके एक काला दिवस के रूप में देश में सामने आया और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए यह दिन चुना गया। बाबरी मस्जिद अब आज की तारीख में असंवैधानिक शब्द हो गया, इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया उसको लेकर के, तो उस समय हुआ था कि अब तो सबकी सहमति बन गई और इसको हो जाना चाहिए और कोर्ट का आदेश है ये। और जिस न्यायाधीश ने फैसला दिया उस समय भी हम लोगों ने कहा कि अब फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ। और उस समय बड़े जोश, और आज वो सारी परतें खुल गई। न्यायाधीश महोदय ने स्वतः कहा कि हमको तो इल्हाम हुआ, सामने आकर के हमारे देव ईश्वर बैठ गए। मैं उनसे कहा कि मैं इसमें क्या न्याय करूं, कैसे क्या फैसला करूं, तो उन्होंने फैसला बताया और मैंने वर्डिक्ट दे दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये उस में हो रही हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रतिष्ठित, सम्मानित, विद्वत संविधान सभा ने जिस संविधान की रचना की थी और संविधान में जो प्राविधान किए, उस समय भी, आज जो लोग सत्ता में है उस समय भी संविधान को मानने को तैयार नहीं थे, स्वाधीनता दिवस को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज उसी संविधान को ढाल बना करके ये लोग जनतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। और उसी का एक परिणाम था 6 दिसंबर 1992, जब संविधान की शपथ लेकर के एक मुख्यमंत्री बैठता है और अपने सामने उसकी धज्जियां उड़ाता है। वह मुख्यमंत्री ही नहीं, वह प्रधानमंत्री भी दिल्ली में बैठ करके देख रहा था। और प्रधानमंत्री नहीं देख रहा था, उसके साथ उस समय अपोजिशन के नेता भी बैठ के देख रहे थे। और उस समय जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो रही थी तो तमाम लोग एक दूसरे के कंधों पर बैठ करके उछल कूद कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और हमारा मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर उसकी रक्षा का आश्वासन दिया था, उसने कहा कि मैं फेल्योर हो गया, मैं सरकार को ध्वस्त करता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। और इस्तीफा देने के पीछे उसका कारण ये नहीं था, कोई त्याग, कोई पश्चाताप नहीं था। निश्चित रूप से यही था कि हम उसके बाद और प्रचंड बहुमत से जीत करके आ जाएंगे। और एक आंधी देश में, एक नफरत की आंधी चल पड़ी। आज हम उसी चीज पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस समय में और आज की तारीख में गंगा में न जाने कितना पानी बह गया है और गंगा कितनी प्रदूषित हो गई है आज की तारीख में हम सबके सामने है। एक चीज ये कहा जाएगा कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि भी है और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, या बाबा साहब की पहचान की भारत में बुद्ध और गांधी के बाद, या यूं कहें कि कुछ माने में उनसे भी ज्यादा पॉपुलर है बाबा साहब की फिलॉसफी। और बाबा साहब के दर्शन को आगे लेकर के जो लोग आगे बढ़ रहे थे, वो बाबा साहब को केवल सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करके तमाम सत्ता के सर्वोच्च पदों तक भी पहुंचे। लेकिन वो चीजें जो उनका सपना था उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। चाहे वो बने हुए राष्ट्रपति हों, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जहां कहीं भी हो। एक चीज और भी देखने को मिलती है कि यह केवल कारपोरेट कम्युनलिज्म का रूप इसको कहा जा सकता है। कारपोरेट किस तरीके से सांप्रदायिकता की चादर में लिपट करके सांप्रदायिकता की चाशनी का मजा ले रहा है। और ये सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग सामाजिक न्याय का नारा दे करके, धर्म उन्माद का नारा दे करके, धर्म की रक्षा का नारा दे करके क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो उस समय भी 92 में जब मस्जिद ध्वस्त हुआ था, उस समय भी राम से जितने संबंधित जगह थे, चाहे अयोध्या रहा हो, चाहे चित्रकूट रहा हो, चाहे वो वहां का मधुबनी रहा हो, हर जगह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झंडा गाड़ा और जनता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व दिया। क्योंकि जनता शायद सोचती थी, जानती थी कि आज ये जो कारपोरेट कम्युनिज्म पराकाष्ठा पर है,
जनता उस समय से आज तक जनता जानती है कि अगर इससे कोई लड़ सकता है तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। उसके राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश, आपका स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शशांक यादव जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी राजनीतिक विश्लेषक इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार जी भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर गिरीश जी, तरह तरह से विश्लेषण किया जाता है कि अपना बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, हिंदू राज, लेकिन सच है कि अब सामने सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये कारपोरेट कम्युनिज्म की पॉलिटिक्स हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? आज के 6 दिसंबर को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस और उसी दिन बाबरी मस्जिद का ध्वज, तो जो एक उत्साह के साथ जो मनाया जाता था परिनिर्वाण दिवस, उसमें ये देश में काले दिवस के रूप में भी आज मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और परिनिर्वाण दिवस पर संविधान की रचना में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को गहन श्रद्धांजलि। मैं शुरुआत आपकी उस प्रस्तावना से करना चाहता हूं जो आपने इस चर्चा के प्रारंभ में की, और मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने 7 मिनट में पूरे मंजर को हमारे सामने लाके रख दिया। और जो यादें थी उस समय की, कड़वी यादें, और किस तरह से हम उन घटनाओं से टकरा रहे थे, वो सब सामने आ गई। आंखों के सामने पूरा चित्र दिखाई देने लगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्डिंग तोड़ने का सवाल है। मस्जिद में तो नमाज भी नहीं हो रही थी, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राष्ट्रीय एकता परिषद में ये वचन देने के बाद कि हम उसकी रक्षा करेंगे, एक कड़वे पक्ष ने उसे तोड़ा, गा बजा के तोड़ा और तोड़ने का जश्न मनाया। जश्न ही नहीं मनाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय एक पत्रिका प्रकाशित की थी, छोटी सी, कैमरा झूठ नहीं बोलता। उसमें कुछ चुनिंदा चित्र उस समय बाबरी मस्जिद दहन के बाद के प्रस्तुत किए गए थे। उनमें एक शर्मनाक चित्र ये भी था कि खुशी में उमा भारती जी उछल करके अडवाणी जी की पीठ पर चढ़ गई थी। ये भी एक चित्र है, प्रकाशित है, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से वो फाइल प्रकाशित है। ये हुआ, पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में दंगे हुए, और आज बहुत रो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे वही मारे ही जाएंगे, निंदनीय है, पर क्यों नहीं मारे जाएंगे? जहां भी दुनिया में दक्षिणपंथी सरकार आती है, वो वहां के अपनी अकलियतों पर दमन करती है। भारत में दक्षिणपंथी सरकार है, मुस्लिमों, सिखों, हालांकि दमन वाला दायरा किसानों, दलितों, मजदूरों तक चला जाता है, लेकिन ब्रांडेड तौर पर अल्पसंख्यकों पर भी दमन करती है और अपना विभाजनकारी एजेंडा आगे बढ़ाती है। तो बांग्लादेश में भी दक्षिणपंथी सरकार है, वो अपनी जड़ें, कील कांटे दुरुस्त करने को वो कर रही है जो वहां हो रहा है। हम यहाँ पार्लियामेंट में निंदा करते रहे, और एक कमजोर और बुजदिल सरकार है जो उस पर यहाँ राजनीति तो करा रही है, लेकिन उसको वहां उस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों से या भारत की जो ताकत है सामरिक, उस ताकत का भय दिखा करके
उसे बंद नहीं करा पा रही, न बंद कराना चाहती है। तो मैं विषय पर लौट के आ रहा हूं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन 7 दिसंबर की सुबह कल्याण सिंह अयोध्या पहुंचे अपनी एक भीड़ के साथ, और वहां नारा लगाया, जो कहा सो किया। उन्होंने अपनी संवैधानिक असफलता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चीत्कार करके कहा, जो कहा सो किया। और यदि, हालांकि वो प्रशंसनीय कदम नहीं है लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारों को गिराया नहीं गया होता तो ये फ्रेंजी बहुत आगे तक जाने वाली थी। उससे कुछ ब्रेक लगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस चर्चा में लाना चाहता हूं कि उस समय देश की जनता ने इसे अच्छा नहीं समझा। उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दायरा समाज में उतना गहरा नहीं था। और अगले ही दिन मैंने एक बयान जारी किया था। मैंने कहा कि राम ने कर दिया काम, अब ये सत्ता में नहीं आएंगे। और जिस भारतीय जनता पार्टी की 421 की विधानसभा थी, तब उत्तरांचल भी हमारे राज्य में था, 213 से ज्यादा सीटें थी। अगला जब चुनाव हुआ तो 177 मात्र सीटें आई। ये इस बात का सबूत है कि जनता ने बाबरी मस्जिद की शहादत को उचित नहीं समझा। ये महत्वपूर्ण बिंदु देश की जो नई पीढ़ी है उसके सामने आना चाहिए। दूसरे, आप कारपोरेट की बात कर रहे हैं, तो कारपोरेट का तो मामला सारा है और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, कईयों को कड़वी लगेगी। 1991 में नई आर्थिक नीतियां लाई गई थी। प्रोफेसर साहब, लाई गई थी कि नहीं? वो कारपोरेट परस्त नीतियां थी। वाशिंगटन में अडवाणी थे, उन्होंने बयान दिया, दरअसल ये हमारी नीतियां हैं, कांग्रेस ने तो इन्हें टीप लिया है। अब कांग्रेस बाजी मार ले गई थी कारपोरेट परस्त नीतियों के, तो अडवाणी क्या करते? बैठ के हुक्का पीते, अडवाणी रथ लेके निकल पड़े और उन्होंने इस फ्रेंजी को आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की। रथ रोका न गया होता बिहार में तो जाने क्या होता। तो होड़ थी कारपोरेट्स को लाने में। आज भी खुलकर के कई दल वामपंथियों के अलावा कारपोरेट्स की इस नीति की निंदा नहीं करते कि वो एक तरफ जनता का शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता में विभाजन करने वाली शक्तियों को आर्थिक, नैतिक, व्यावसायिक हर तरह की मदद दे रहे हैं। और आज यहां तक बांटो काटो और डीएनए 1 है और डीएनए 2 है, ये सारे सवाल आ गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे थे आप, कि अभी तो संभल की मस्जिद है, अब बदायूं भी आ गया, अजमेर का मुद्दा भी आ गया। ताजमहल पे जन्माष्टमी के दिन आरएसएस वालों ने एक महिला को भेज दिया कि मैं तो यहीं कृष्ण पूजा करूंगी, पूरे दिन यही टीवी पे आता रहा। अब वो इस जमीन का चप्पा चप्पा खोदेंगे क्योंकि उनको इसी रास्ते से सत्ता मिल गई है। मिल तो वो 48, 49, 50 में भी जाती, लेकिन भूल कर गए, गांधी की हत्या कर गए और इस देश ने उसको, उन्हें कई दशकों तक पीछे धकेल दिया। तो आज मेरा कहना यह है कि ये लड़ाई जो संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई कारपोरेट ताकतों को जो अपने मोहरों से 1, 2, 3 के जरिए
देश की सत्ता चलवा रही हैं, किसानों, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को लुटवा रही हैं, दमन कर रही हैं। किसानों को आंदोलन तक नहीं करने दिया जा रहा, संसद को रोका हुआ है, मणिपुर को शांत नहीं होने दिया जा रहा, और संभल के जरिए कुछ लोग कहते हैं कि संभल को सुलगाने की कोशिश है। पूरा जो उत्तरी भाग है उत्तर प्रदेश का, तराई का भाग जिसे कहते हैं, बहराइच, श्रावस्ती तक, ये सबको बहराइच में इसीलिए हुआ, सबको सुलगाने की कोशिश है। लेकिन मुझे अफसोस है, कम्युनिस्ट पार्टियां तो इनसे लड़ते लड़ते दुबली हो गई। हमने जब शिलान्यास हो रहा था उस दिन ये अयोध्या में एकमात्र सीपीआई थी जिसने रैली की, और कई सेक्युलर लोग बुलावे पे उस रैली में नहीं आए थे। अब उनको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता लोगों के सामने, लेकिन उसी सांप्रदायिकता विरोध का मुद्दा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खड़ा किया था, अलग अलग राज्यों में कई दल उस पर मजा मार गए, सरकारें चला गए, मुख्य विपक्ष में बैठे हैं और सांप्रदायिकता से मैदान में आके लड़ते भी नहीं है, केवल वोट पाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों चीजों को समझते हुए हमें किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों के जो छोटे छोटे आंदोलन उभर रहे हैं उन सबको जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर के इन दुष्टों को जो आज सत्ता पर काबिज हो गए हैं और इतने मजबूत हो गए, दूध पी पी के सत्ता का इतने मजबूत हो गए कि उनको अब ये पार्लियामेंट में कुछ बातें बहिष्कार और चर्चा करा के नहीं, जमीनी आंदोलन करके ही इनको हमको हटाना पड़ेगा, वरना ये